स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, जिसका ये पार्ट 4 है। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद इस वाली वीडियो से शुरू कीजिए। यूज हेडफोन्स और ईयरफोन्स फॉर अ बेटर साउंड क्वालिटी एक्सपीरियंस। सो लेट्स कंटिन्यू। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लैंड रिसोर्सेज, ठीक है। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। ओके, सो व्हाट डू वी नो इज दैट लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। ये ह्यूमन मेड रिसोर्स तो है नहीं, ये नेचुरल रिसोर्स है, हमें नेचर से मिला है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस इसकी ये है दैट इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। हमें वेजिटेशन कहाँ से मिलते हैं? ट्रीज, क्रॉप्स, फॉरेस्ट, ये सब हमें कहाँ मिलता है? लैंड है इसलिए ये सब मिलता है, इसीलिए ये सब एग्जिस्ट करता है। वाइल्ड लाइफ, ठीक है। वाइल्ड लाइफ मतलब एनिमल्स से हो रहा है यहाँ पे बात। ह्यूमन लाइफ, ह्यूमंस को रहने के लिए भी लैंड चाहिए। ह्यूमंस कहाँ पे रहेंगे? यहीं पर अपने घर बनाएंगे, यहीं पर अपना रहने का शेल्टर बनाएंगे, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहाँ पर होंगी? इंडस्ट्रीज, बिजनेसेस, ऑफिसेस, ये सब कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं? लैंड के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन क्यों हो पाता है? बिकॉज देयर इज लैंड। That's why land supports all these activities. That's why it's one of the most important natural resource. Now, it is finite in nature, ठीक है। इट इज लिमिटेड, इट इज नॉट अनलिमिटेड। ऐसा नहीं है कि लैंड आपके पास बहुत है। मतलब वैसे तो देखा जाए तो वर्ल्ड में बहुत सारा लैंड है। इवन इंडिया का ही जो लैंड मास है दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, विच इज वेरी 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 लार्ज नंबर। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एज ए ह्यूमन बींग्स हमारे पास लैंड फाइनाइट है, ठीक है। और लोगों की जरूरत है कि तो कितनी सारी है। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि हमें केयरफुल प्लानिंग करें। इंडिया की जो पॉपुलेशन है और उसके हिसाब से अगर प्रोपोर्शनेटली आप लैंड को देखोगे तो लैंड इतना ज्यादा नहीं है। और कंट्रीज में और लोगों के पास कंपैरेटिवली बहुत सारा लैंड है। तो हम टोटल एरिया को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं और हम देखते हैं कि पर पर्सन कितना लैंड अवेलेबल है। तो इंडिया में बहुत कम लैंड अवेलेबल है और लोगों के पास बहुत ज्यादा लैंड अवेलेबल है और कंट्रीज में। तो आपने कभी यूएस की अगर कोई वेब सीरीज देखी होगी या मूवी देखी होगी तो आपने देखा होगा कि जो उनके घर होते हैं, उन जो मिडिल क्लास लोगों के घर भी होते हैं, उनके घर के आसपास भी गार्डन रहता है, उनका बैकयार्ड रहता है। और इतनी बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी रोड्स होती है, इतने बड़े उनके घर होते हैं। पर इंडिया में ये अवेलेबल नहीं हो पाता है क्योंकि हमारे पास लैंड की कमी है और उसके हिसाब से देखो तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो हमें केयरफुल प्लानिंग की जरूरत है, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब जो वर्ल्ड में लैंड है वो एक तरीके का नहीं है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड। ये इंडिया के कुछ रिलीफ फीचर्स है। रिलीफ फीचर्स मतलब इंडिया में बहुत सारे लैंड मास है, आपने इंडिया का मैप भी देखा होगा, पर हर जगह लैंड सेम नहीं है। देयर आर डिफरेंसेस। जैसे इंडिया में वी हैव माउंटेन्स। माउंटेन्स का मतलब आपको पता ही है, पहाड़। ये क्या होता है? दिस आर एलिवेटेड लैंड, जो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, ठीक है। दीज आर माउंटेन्स। ये इंडिया के जोग्राफिकल एरिया का 30% कवर करते हैं। इन 30% ऑफ द लैंड मास ऑफ इंडिया वी हैव माउंटेन्स। हिमालयाज आप जानते हैं, हिमालयाज इज एन एग्जाम्पल ऑफ माउंटेन्स। अब प्लेन्स क्या होते हैं? प्लेन्स इंडिया का 43% कवर करते हैं। प्लेन्स जो होते हैं ना, वो प्लेन एरिया होता है। मतलब सिंपल है, जो वर्ड है वही होता है इसका मतलब। इसे हिंदी में मैदान कहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही फ्लैट होगा या बिल्कुल सीधी लाइन ही होगी। इसका मतलब ये है कि ये पहाड़ को देखो तो पहाड़ कितने ऊंचे होते हैं, उनकी चोटी होती है, पीक होती है ना। मैदान ऐसा नहीं होता, या प्लेन्स ऐसे नहीं होते। ये कंपैरेटिवली फ्लैट होते हैं। मतलब ऑफ कोर्स ये थोड़ा बहुत ऊबड़ खाबड़ तो आपको मिल ही जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एकदम ही कोई फ्लैट लैंड हो, या इवन ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसा 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 है ना। तो इसको भी मैदान कहेंगे, क्योंकि अगर आप सैटेलाइट को देखो, सैटेलाइट से देखो या ऊपर से काफी देखो ना, तो ये आपको कंपैरेटिवली जो है फ्लैट दिखाई देंगे, बल्कि जबकि माउंटेन्स आपको अलग से खूब ऊंचे ऊंचे दिखाई देंगे। प्लेट्यूज जो है 27% कवर करते हैं, इनको पठार कहते हैं हिंदी में। प्लेट्यूज क्या होते हैं? ये एलिवेटेड लैंड होते हैं। जैसे ये लैंड है, ये एलिवेटेड है, मतलब ऊंचा, अपनी सराउंडिंग से कंपैरिजन में ऊंचा लैंड है। और जो ऊपर का पार्ट है ये फ्लैट रहता है, फ्लैट टॉप। मैंने जो इमेजेस यहाँ पे लगाई हैं आप उसको देख के समझ जाएंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। जैसे, और ये, हाँ, आप ये समझिए कि प्लेट्यूज ऐसा होता है कि अगर जैसे आपके घर के पास में कोई ऐसा बना हुआ है तो ये प्लेट्यू होगा। तो वो प्लेट्यू नहीं है, प्लेट्यू बहुत बड़ा होता है, बहुत लार्ज स्केल पे होता है। ऐसे अपने छोटा नागपुर प्लेट्यू का नाम सुना होगा। वो कितनी सारी स्टेट्स को कवर करता है।
सोचिए कितना बड़ा, कि 2-3 स्टेट्स में ये फैला हुआ होगा, इतना बड़ा प्लेट्यू होता है, सराउंडिंग एरिया से बड़ा और ऊपर से फ्लैट। आइलैंड क्या होता है, इसको आइलैंड प्रोनाउंस करते हैं, इसमें एस साइलेंट होता है। आइलैंड वो लैंड होता है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। इट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स। जैसे ये इंडिया का मैप है, ठीक है, यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। तो ये जो है पूरा पानी से सराउंडेड है, यहाँ पूरा इंडियन ओशन है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे इंडियन ओशन है। तो ये पूरा पानी से सराउंडेड है। तो इस वाले रिलीफ फीचर को आइलैंड कहते हैं। एक और बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ। माउंटेन्स मतलब पहाड़, इसकी पीक होती है, ऊंचे ऊंचे पर्वत। प्लेन्स मतलब मैदान, कंपैरेटिवली फ्लैट एरियाज। प्लेट्यूज मतलब जो सराउंडिंग से तो ऊपर उठे हुए होते हैं मगर टॉप उनका फ्लैट होता है। और आइलैंड मतलब वो लैंड जो सराउंडेड होते हैं बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स। देखो अब जो लैंड है उसको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, उसे हम लैंड यूटिलाइजेशन कहते हैं। तो इसको हमने कैटेगराइज किया हुआ है कुछ टाइप्स में कि लैंड को किस यूज के लिए पुट किया जा रहा है, उसके हिसाब से हमने कैटेगराइजेशन किया है लैंड का। नंबर 1 तो है फॉरेस्ट। ये नाम से समझ में आता है वो लैंड जहाँ पे फॉरेस्ट है। ये क्या होता है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन। ये जो दूसरा टाइप है, इसके सब टाइप्स हैं बैरन एंड वेस्टलैंड, और सेकेंड है नॉन एग्रीकल्चरल यूज। देखो लैंड जो अवेलेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए, मतलब इसको फार्मिंग के लिए यूज नहीं किया जाता, ठीक है, इस वाले लैंड को फार्मिंग के लिए यूज नहीं किया जाता है। इसमें पहला टाइप है बैरन एंड वेस्टलैंड, मतलब ये बंजर जमीन है। बंजर मतलब इनफर्टाइल, यहाँ पे आप क्रॉप्स उगा ही नहीं सकते, ठीक है, इसकी फर्टिलिटी ही नहीं है कि आप यहाँ पे क्रॉप्स उगाओ। जैसे डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान, ये किस में काउंट किया जाएगा, बैरन एंड वेस्टलैंड में, क्योंकि आप डेजर्ट्स में तो क्रॉप्स नहीं उगा सकते। हाँ ये बात सच है कि डेजर्ट्स में भी कुछ प्लांट्स आते हैं जैसे कि कैक्टस वगैरह है, पर वो हम क्रॉप में यूज नहीं करते, तो इसको हम बैरन या वेस्टलैंड मानते हैं। दूसरा है नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज, जैसे रोड्स, बिल्डिंग्स, ऑफिसेस, ये सब जो बनाए गए हैं ये नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए लैंड को यूज किया जा रहा है। तो ये भी नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन है। तो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन इज नॉट यूज्ड फॉर फार्मिंग एंड देयर आर टू टाइप्स, बैरन एंड वेस्टलैंड एंड नॉन एग्रीकल्चरल यूज। तीसरा होता है फैलो लैंड। फैलो लैंड क्या होता है, फैलो लैंड इज लैंड व्हिच इज लेफ्ट अनकल्टीवेटेड इंटेंशनली, ठीक है, जानबूझ करके इसको कल्टीवेट नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है, टू रिप्लेनिश इट्स फर्टिलिटी। मतलब जो लैंड होता है वहां पे हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ठीक है, पर जब लगातार हम साल भर साल अलग अलग सीजन्स में क्रॉप ग्रो करते चले जाते हैं तो उस लैंड की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है। फर्टिलिटी को रिप्लेनिश करने के लिए, उसे ब्रेक देने के लिए कुछ टाइम तक इंटेंशनली अनकल्टिवेटेड छोड़ा जाता है, उसे कहते हैं फैलो लैंड। करंट फैलो वो होता है जो लेस देन 1 ईयर के लिए लेफ्ट मतलब अनकल्टिवेटेड छोड़ा गया हो। जैसे कोई लैंड है, आपने वहां पे क्रॉप्स लगाए थे 2026 मार्च 2026 में, और अब आपने नेक्स्ट क्रॉप जो लगाए हैं वो लगाए हैं दिसंबर 2026 में, तो काफी मंथ्स का डिफरेंस आ गया ना। तो आपने इस बीच के लिए लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया था, तो इसको हम गिनेंगे करंट फैलो में, ठीक है। लेस देन 1 ईयर के लिए आपने छोड़ा, मार्च टू दिसंबर, आप देख लो कितने मंथ्स होते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अराउंड 9 to 10 मंथ्स, ठीक है। तो 1 साल से कम के लिए छोड़ा था, तो ये करंट फैलो में आ जाएगा। अब होता है अदर देन करंट फैलो, ये वो लैंड होता है जो 1 to 5 ईयर्स के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता है। किस लिए छोड़ा जा रहा है, इसीलिए टू रिप्लेनिश इट्स फर्टिलिटी, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल, आपने 2021 में क्रॉप लगाई थी, मान लो राइस की, फिर आप नेक्स्ट क्रॉप लगा रहे हो 2024 में राइस की या किसी की भी, वीट की, किसी भी चीज की, तो कितने साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं। तो 1 साल से ज्यादा और 5 साल से कम जब लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़ते हैं तो इट इज काउंटेड इन अदर देन करंट फैलो। फिर से इसको रिवाइज करते हैं, अभी और टाइप्स हैं, अरे इसको रिवाइज करते हैं। फॉरेस्ट मतलब जहाँ पे फॉरेस्ट एग्जिस्ट करते हैं। सेकंड, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसा लैंड जो फार्मिंग के लिए यूज नहीं किया जा रहा। उसमें कौन से टाइप्स हैं, एक तो वो जो बंजर जमीन है जैसे कि डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान, बैरन एंड वेस्टलैंड।
दूसरा वो लैंड जो नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए आपने पुट किया है, जैसे रोड्स, बिल्डिंग, ऑफिसेज बनाए हैं। तीसरा फैलो लैंड, ऐसा लैंड जो अनकल्टिवेटेड आपने इंटेंशनली छोड़ा है उसकी फर्टिलिटी को रिप्लेनिश करने के लिए। करेंट फैलो 1 साल से कम छोड़ा गया है, और अदर देन करेंट फैलो 1 से 5 साल के बीच में छोड़ा गया है। नेक्स्ट है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, मतलब वो लैंड जो कल्टिवेट नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो नहीं की जाती, क्रॉप्स आर नॉट ग्रोन बट इट इज नॉट कम्प्लीटली यूजलेस, इसका भी, इस लैंड का भी यूज होता है। पहला टाइप है इसके अंडर परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, मतलब जो हमारी कैटल्स वगैरह होती हैं उनको चराने के लिए, ठीक है, घास वगैरह चरते हैं ना वो लोग। फिर दूसरा है लैंड अंडर ट्री क्रॉप्स, यहाँ पे ट्रीज लगे हुए होते हैं। ये मैं बता दूं, ये फॉरेस्ट वाले ट्रीज नहीं है, ये वो ट्रीज हैं जहाँ से हमें ऐसी चीजें या ऐसे फल वगैरह मिलते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं, जैसे मैंगोज, गुआवा, ये सब। बहुत सारे आप किसानों को जानते होंगे जो अपने लैंड के कुछ हिस्से में ट्रीज ग्रो कर देते हैं और बाकी के हिस्से में क्रॉप्स ग्रो कर देते हैं। क्रॉप्स का मतलब वीट, राइस वगैरह जो है वो वाली, ठीक है। तो ये लैंड अंडर ट्री क्रॉप्स ये वाला एरिया है, ये वाला जहाँ पे ट्रीज हैं। और ये ट्रीज फॉरेस्ट वाले ट्रीज नहीं है, ये वो ट्रीज हैं जो हमने जानबूझ के लगाए हैं ताकि हम उनके फ्रूट्स को या और किसी चीज को कंज्यूम कर सकें। तीसरा है कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ये क्या होता है, ये फैलो लैंड ही होते हैं जो हमने अभी पढ़े थे, और इनका जो ड्यूरेशन होता है वो होता है मोर देन 5 years। इनको फॉर एनी रीजन 5 साल से ज्यादा हो गए हैं पर किसी ने कल्टीवेट नहीं किया, ये होते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड, मतलब इनको किया जा सकता है कल्टीवेट बट किसी ने किया नहीं है फॉर मोर देन 5 years, काफी टाइम हो गया है। पांचवा होता है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया वही होता है जहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, वेयर क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि नेट सोन एरिया भी क्रॉप्स हार्वेस्ट होती हैं और फिर ये लैंड अंडर ट्री क्रॉप्स में भी हार्वेस्ट होती हैं, तो इनको साथ में ही क्यों नहीं गिन दिया, ये नेट सोन एरिया और ये ट्री क्रॉप्स अलग अलग कर दिया है। तो देखो इसमें डिफरेंस होता है, जो क्रॉप्स होती है ना वो एक सीजनल पैटर्न पे चलती हैं, उनका सीजन आता है और उनका सीजन बहुत लंबा नहीं होता। आपने पता होगा आपको, एग्रीकल्चर में 3 सीजन्स होते हैं, ठीक है, खारिफ होता है, जैद होता है, राबी होता है। तो ये कुछ मंथ्स के सीजन होते हैं और उसी मंथ में वो कुछ मंथ के बाद जब वो क्रॉप तैयार हो जाती है तो उन्हें काट लिया जाता है। लेकिन जो ट्रीज होते हैं ना वो 1 साल के लिए या 1 सीजन के लिए नहीं होते, ट्रीज बहुत लंबे तक चलते हैं, 10-15 साल तक, या कुछ ट्रीज उससे भी ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं। तो इसीलिए क्योंकि उनके ड्यूरेशन में बहुत डिफरेंस है, उनकी एग्जिस्टेंस की ड्यूरेशन में, इसीलिए इनको अलग अलग कैटेगराइज किया गया। नेट सोन एरिया वहां पे जहाँ क्रॉप्स, जो सीजनल क्रॉप्स हार्वेस्ट होती हैं वो हो गया, और लैंड अंडर ट्री क्रॉप्स में जहाँ पे ट्रीज लगे होते हैं। जैसे अगर किसी फार्मर के पास 10 हेक्टेयर लैंड है और जिसमें से उसमें 6 हेक्टेयर में उसने क्रॉप्स ग्रो कर दी हैं, 4 हेक्टेयर्स में उसने ट्रीज ग्रो कर दी हैं, तो ये जो ट्रीज ग्रो करे हैं ये इसके अंदर आ जाएंगे, और ये जो 6 हेक्टेयर है ये नेट सोन एरिया के अंडर आ जाएगा। अब ग्रॉस क्रॉप एरिया क्या होता है? ग्रॉस क्रॉप एरिया मतलब नेट सोन एरिया ये वाला प्लस एरिया सोन मोर देन वंस। इसका एक एग्जांपल समझो, जैसे मान लो किसी के पास 10 हेक्टेयर लैंड है, ठीक है, ये है वो लैंड, उसने इसमें वीट कल्टीवेट किया, ठीक है, और फिर बाद में उसको हार्वेस्ट कर लिया, उसको बेच दिया। अब ये लैंड खाली हो गया, अब ये लैंड खाली हो गया, ठीक है। ये तो नेट सोन एरिया अभी हमारा कितना है, 10। यहाँ पे 10 हेक्टेयर्स में इसने क्रॉप्स ग्रो करी थी पूरे पूरे लैंड पे। अब यही 10 हेक्टेयर का अब खाली हो गया है, ठीक है, वीट तो कल्टीवेट हो गया। अब इसने क्या किया कि आधे उसमें 5 हेक्टेयर के लैंड में उसी साल राइस को ग्रो कर लिया, ठीक है। तो ये जो 5 हेक्टेयर वाला लैंड है वो 2 बार कल्टीवेट हो गया। पहले एक बार वीट के लिए कल्टीवेट हो चुका था पूरा लैंड, अब फिर से ये 5 हेक्टेयर का लैंड है वो राइस के लिए कल्टीवेट हो गया। तो नेट सोन एरिया तो 10 है ही, क्योंकि यहाँ पे 10 हेक्टेयर में पूरा वीट लगी थी, पर जो एरिया सोन मोर देन वंस है वो हो गया ये वाला 5 हेक्टेयर, तो ये प्लस कर देंगे तो 15 हेक्टेयर आ जाएगा। है लैंड 10 हेक्टेयर का ही टोटल, लेकिन क्योंकि इसमें एक से ज्यादा बार क्रॉप कल्टीवेट कर दी गई तो इसीलिए हम इसको डबल काउंट कर रहे हैं। तो 15 हेक्टेयर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रॉस क्रॉप एरिया। नेट सोन एरिया इज 10 हेक्टेयर्स एंड ग्रॉस क्रॉप एरिया इज 15 हेक्टेयर्स। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड वो है जो
क्रॉप्स ग्रो करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता, किसी और रीजन से यूज़ करते हैं। परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, कैटल्स वगैरह को चराने के लिए लैंड अंडर ट्री क्रॉप्स, ट्रीज के अंडर आ जाता है। कल्चरेबल वेस्ट लैंड फैलो लैंड होता है, जो कि 5 साल से ज़्यादा हो गए पर इनको कल्टीवेट नहीं किया गया है। नेट सोन एरिया होता है जहाँ पे क्रॉप्स हार्वेस्ट की जाती हैं, क्रॉस क्रॉप एरिया होता है। नेट सोन एरिया प्लस वो एरिया जो एक बार से ज़्यादा कल्टीवेट किया गया हो। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं फिर से ये वाला एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दूंगी एक और वीडियो में। देखो, अब लैंड यूज पैटर्न है जो इंडिया का, वो हम एनसीईआरटी से ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। अभी हम ये समझते हैं कि जो लैंड यूज पैटर्न है वो डिटरमाइन किससे किया जाता है। देखो, 2 फैक्टर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि हम लैंड को किस तरीके के यूज के लिए पुट कर सकते हैं। पहला होता है फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में आता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब वही रिलीफ होता है, माउंटेन्स है, माउंटेनियस एरिया है, प्लेट्यूज हैं या प्लेन्स हैं। अब अलग अलग एरिया को हम अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। जैसे प्लेन्स है, यहाँ पे कल्टीवेशन हो सकता है, एग्रीकल्चर, ठीक है, इंडस्ट्री सेटअप की जा सकती है। जो प्लेट्यू एरियाज होते हैं ना, वहाँ पे हमें माइनिंग एक्टिविटी बहुत की जाती है। हमें यहाँ पे बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, मेटल्स मिलते हैं। माउंटेन एरियाज को हम लोग देखें तो वहाँ पे रिवर्स बहुत मिलती है, हम उसको टूरिज्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखो, माउंटेनियस एरिया है ना, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे आपको इंडस्ट्रीज नहीं मिलेगी इतनी, लेकिन आपको टूरिज्म बहुत अच्छा मिलेगा। उत्तराखंड, कश्मीर, ये सब माउंटेनियस एरियाज हैं, यहाँ पे आपको टूरिज्म, रिवर्स और फॉरेस्ट ये सब मिलेंगे। प्लेट्यू एरियाज में आपको माइनिंग मिलेगी, जैसे एमपी है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे माइनिंग बहुत होती है। प्लेन्स जो हम लोग, उत्तर प्रदेश का रीजन है, बिहार का रीजन है, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर बहुत अच्छा मिलेगा, इंडस्ट्रीज मिल जाएंगी आपको। क्लाइमेट क्या होता है कि क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है। जैसे मान लो कहीं पे हाई रेनफॉल है, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, वहाँ पर आप ऐसी क्रॉप्स लगा दोगे जहाँ पर जिसमें बहुत सारे पानी की जरूरत होती है। जैसे राइस की जो क्रॉप होती है ना, वो बहुत सारा पानी लेती है, ठीक है। और जहाँ पे लो रेनफॉल है वहाँ पर आप क्या यूज करोगे, आप मिलेट्स लगा दोगे। मिलेट्स आपको पता होंगे, रागी, बाजरा, सोरगम, इनके काफ़ी सारे न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स होते हैं। ये बहुत कम पानी कंज्यूम करके क्रॉप्स ग्रो हो जाती हैं। तो जहाँ पे हाई रेनफॉल है वहाँ पे हाई रेनफॉल वाली, मतलब हाई वाटर इनटेक वाली क्रॉप्स लगा दो। जहाँ पे लो रेनफॉल है वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग क्रॉप्स लगा दो। अब क्लाइमेट जैसे मान लो ठंडा और गर्म भी होता है, जैसे मान लो जहाँ पे कोल्ड है एरिया, कोल्ड एरिया है तो वहाँ पे आप टी प्लांटेशन कर दो, ठीक है। वहाँ जहाँ पे थोड़ा गर्मी वाला है वहाँ पे ये मिलेट्स चल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। सॉइल टाइप्स में जैसे ब्लैक सॉइल होता है, वो कॉटन के लिए अच्छा होता है, ये हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे सॉइल टाइप्स वगैरह। और एलुवियल सॉइल होता है, ये वीट के लिए भी, ये वीट के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये वाली चीज़ें प्लान कर सकते हो। ह्यूमन फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है कि हम लैंड को किस यूज़ के लिए पुट करेंगे। जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी है, जिस एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लैंड बहुत कम है, तो वहाँ पर आप कैसी बिल्डिंग्स बनाओगे? हर किसी का इंडिविजुअल घर बनाओगे? नहीं, आप वहाँ पर अपार्टमेंट्स बनाओगे, फ्लैट्स बनाओगे, सोसाइटीज बनाओगे। होते हैं ना, एक फ्लोर के ऊपर एक, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, ऐसे। और एक फ्लोर में भी कम से कम 2 या 3 घर तो बने ही रहते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको इस तरीके के अपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी पे डिपेंड करेगा ना। और जहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी वहां पे आपको ये बिल्डिंग्स वगैरह देखने को थोड़ी ना मिलेंगी, वहां पे आपको फॉरेस्ट बहुत देखने को मिलेंगी और चीजें देखने को मिलेंगी। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि आपकी टेक्नोलॉजी है, आप उसके बेसिस पे भी लैंड का यूज डिपेंड करवा सकते हो। जैसे जैसे राजस्थान में बहुत कम रेनफॉल होती है, लेकिन अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है और आप कैनाल इरिगेशन करवा सकते हो, डैम्स बनवा सकते हो, तो आप ऐसे एरियाज में भी आराम से नॉर्मल कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर कर सकते हो। कल्चर एंड ट्रेडिशंस क्या होता है कि जैसे कुछ लोगों के कल्चरल बिलीफ्स होते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि हम लैंड को कैसे यूज करें। जैसे एक होता है सेक्रेड फॉरेस्ट या सेक्रेड ग्रोव्स, ठीक है, दीज आर प्रोटेक्टेड। तो लोग इसको सेक्रेड मानते हैं, इसको पवित्र मानते हैं। उन पेड़ों में वो अपनी आस्था रखते हैं। तो ऐसे फॉरेस्ट में गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं करती कि आप अंदर जाएं या वहाँ का कुछ भी सामान यूज करें। वो प्रोटेक्टेड होते हैं बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम एवरीवन, ठीक है। तो ये लैंड यूज पैटर्न है, बाकी हम एनसीईआरटी में देखते हैं। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं एनसीईआरटी से। मैं रीड करती जाती हूँ और एक्सप्लेन करती हूँ। लैंड रिसोर्सेज, we live on land, we perform our economic activities on land, and we use it in different ways. Thus, land is a natural resource of utmost importance. It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport, and communication.
सिस्टम, ठीक है। ये मैंने बताया कि हम अपनी अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज लैंड पे परफॉर्म करते हैं, वो एक्टिविटीज भी दी हैं और बहुत सारी और भी चीजें हैं जो लैंड सपोर्ट करता है। तो लैंड बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। इट इज एन एसेट ऑफ अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, फाइनाइट मतलब लिमिटेड है। Therefore, it is important to use the available land for various purposes with careful planning. India has land under a variety of relief features, namely mountains, plateaus, plains, and islands. 43% of the land area is plain, which provides facilities for agriculture and industry. ठीक है, चार तरीके के लैंड टाइप्स होते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स और आइलैंड्स। इसमें प्लेन्स 43% है, वहां पर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री होता है। माउंटेन्स 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया है, वहां पे रिवर्स फ्लो करती हैं। पेरिनियल का मतलब होता है परमानेंट, जो परमानेंटली फ्लो करती रहती हैं और प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। ठीक है, माउंटेन टूरिज्म के लिए और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। 27% ऑफ द एरिया इज अंडर प्लेट्यू। इट possess rich reserves of minerals, fossil fuels and forest. ठीक है, प्लेट्यू रीजन में हमें मिनरल्स मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं एंड इवन फॉरेस्ट मिलते हैं। लैंड यूटिलाइजेशन मैंने बहुत डिटेल में कवर कर दिया था। लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस, ये आप खुद रीड कर लेना एक बार। फिर लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय बोथ फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स। ये भी मैंने अच्छे से बता दिया था विद एग्जाम्पल्स। अब देखो, ये देखो डायग्राम, लैंड यूज पैटर्न जो है वो 1960-61 का दिया है और 2019-20 का दिया है। इसका मतलब क्या है कि 1960 में जो फॉरेस्ट था वो 18.11% था और यही 2019 में 23.41% था। बैरन एंड अनकल्टिवेटेड वेस्टलैंड रेड कलर से जो दिखाया गया है वो 12% था 1960 में, 2019 में 5% था। तो ये सब चीजें आप देख लेना कि पहले से कौन सी चीज बढ़ी है, कौन सी कम हुई है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का डेटा है। अब ये देखो, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। Land use data, however, is available only for 93% of the total geographical area because the land use reporting for most of the northeast states except Assam has not been done fully. देखो, इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन जो लैंड यूज का डेटा है जो हमारे पास अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास, वो केवल इंडिया के 93% एरिया का ही अवेलेबल है, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, असम को अगर छोड़ दे, जो बाकी की स्टेट्स वहाँ पे ना, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मेघालय वगैरह, इनको अभी तक अच्छे से स्टडी नहीं किया गया है, सर्वे नहीं किया गया है। Moreover, some areas of Jammu Kashmir occupied by Pakistan, जो POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, एंड जो एरिया ऑक्यूपाइड बाय चाइना है, जो अरुणाचल प्रदेश में और जो लद्दाख का कुछ रीजन चाइना ने ऑक्यूपाई करके रखा है, उसको भी सर्वे हम नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाए हैं अभी तक। द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज ऑल्सो डिक्रीज। ये हमने देखा था कि जो परमानेंट पास्चर का लैंड है वो डिक्रीज हुआ है। वो आप दोनों जो फिगर्स पाई चार्ट थी उसमें आप कंपेयर कर सकते हो। How are we able to feed our huge cattle population on this pasture land and what are the consequences of it? इसका मतलब परमानेंट पास्चर कम हुआ है लेकिन कैटल तो हमारे पास है। हमारी जो डेयरी फार्मिंग है, जो इंडिया है वर्ल्ड का नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसर है, तो हमारे पास बहुत सारी कैटल है, जाहिर है, लेकिन हमारे पास उनको पास्चर कराने के लिए, उनको फीड कराने के लिए लैंड ही नहीं है। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? मोस्ट ऑफ द अदर देन द current fallow lands are either of poor quality or the cost of cultivation is of such land is very high। मतलब अदर देन करेंट फैलो मतलब जो 1 से 5 साल तक के लिए अनकल्टिवेटेड लैंड है, उनका जो क्वालिटी है वो बहुत खराब है या फिर उनकी कॉस्ट बहुत हाई है अगर हम उस पर कल्टीवेट करने जाते हैं। Hence, these lands are cultivated once or twice in about 2 to 3 years, and if these are included in the net zone area, then the percentage of net zone area in India comes to about 54% of the total reporting area। मतलब अगर जो अदर देन करेंट फैलो लैंड है, ये जो अगर हम कल्टीवेट करते हैं इसको 2 से 3 साल के बीच में, अगर 2 या 3 बार भी हम इसको कल्टीवेट कर देते हैं और इसको हम नेट जोन एरिया में इंक्लूड कर लेते हैं, तो जो नेट जोन एरिया है इंडिया का वो अराउंड 54% हो जाएगा। The pattern of net zone area varies greatly from one state to another. It is over 80% of the total area in Punjab and Haryana and less than 10% in Arunachal Pradesh and these states given। देखो, जो नेट जोन एरिया है वो एक हम लेते हैं पूरे इंडिया का कितना है, ठीक है। नेट जोन एरिया मतलब क्या? टोटल एरिया जो कि कल्टीवेटेड है। अब इसमें हम स्टेट वाइज देखें, यानी कि अगर हम केवल पंजाब स्टेट को देख लें तो वहां पर पंजाब
स्टेट का जो एरिया है, केवल पंजाब स्टेट का एरिया, वो 80% से ज्यादा एरिया में उन्होंने क्रॉप्स लगाए हुए हैं। हरियाणा में भी 80% से ज्यादा एरिया में उन्होंने नेट सोन एरिया है, मतलब वहां पे क्रॉप्स लगाए हुए हैं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जैसे आप स्टेट्स या यूटीज पे जाते हो, तो वहां पे केवल 10% से भी कम लैंड में उन्होंने कल्टीवेशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये समझ में आया, एक नेट सोन एरिया हम पूरे इंडिया का ले रहे हैं और यहाँ पे हम स्टेट वाइज बात कर रहे हैं। तो ये देखा जाए तो स्टेट वाइज डिफरेंस आ जाता है। Forest area in the country is far lower than the desired 33% of the geographical area as it was outlined in the National Forest Policy. देखो, गवर्नमेंट ने 1952 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी निकाली थी, जिसका जो एम था वो ये था कि इंडिया का 33% जोग्राफिकल एरिया जो है वो फॉरेस्ट से घिरा हुआ होना चाहिए, मतलब 33% एरिया में फॉरेस्ट होने चाहिए। लेकिन अभी जो इंडिया की हालत है, जो इंडिया की कंडीशन है, तो फॉरेस्ट जो है 33% नहीं है। देखो इसमें हम देखते हैं कितना है, तो फॉरेस्ट ब्लू से दिखाया है, और कितना है, केवल 23%, 23.4%, मतलब 33% से काफी कम, पूरा 10% का कम। It was considered essential for maintenance of the ecological balance. The livelihood of millions of people who live on the fringes of these forests depends upon it. ये जो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमें फॉरेस्ट की बहुत जरूरत है। आप जानते हैं कि ट्रीज की क्या इंपॉर्टेंस होती है, वो लैंडस्लाइड्स को प्रिवेंट करता है, ठीक है, और क्लीन एयर प्रोवाइड करता है, कहीं ना कहीं वाटर रिटेंशन कैपेसिटी उसमें होती है। तो काफी सारी चीजें होती हैं जो हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है। और बहुत सारे लोग जो फ्रिंजेस ऑफ द फॉरेस्ट पे रहते हैं, मतलब जो फॉरेस्ट के किनारे किनारे वाले एरियाज में रहते हैं, उनका लाइवलीहुड ही उस पर डिपेंड करता है। जो वो लकड़ियां अपने चूल्हे में जलाते हैं, वो लकड़ी वहां से लेके आते हैं, वो अपने खाने के लिए बेरीज, फ्रूट्स वगैरह वहां से लेकर आते हैं। जब बीमार पड़ जाते हैं तो वहां के प्लांट से वो अपना इलाज करते हैं, तो उनके तो पूरा लाइवलीहुड ही उस पर डिपेंड करता है। और अ पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। ये जो हम बात कर रहे हैं ना अभी, ये हम कर रहे हैं कि इंडिया में अलग अलग टाइप के लैंड यूज क्या है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि कौन सी कैटेगराइजेशन था, तो हम अभी उस पर बात कर रहे हैं। तो अ पार्ट ऑफ द लैंड जो कि इंडिया के पास है, इट इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। इसका मतलब हमने समझा था। वेस्ट लैंड में क्या आ जाता है, रॉकी एरियाज, जो चट्टाने हैं, जहाँ पे पत्थर है, वहां पे तो आप एग्रीकल्चर नहीं करोगे। एरिड एरियाज मतलब जो सूखे एरियाज हैं, जहाँ ज्यादा रेनफॉल नहीं होती। डेजर्ट एरियाज यानी कि जो डेजर्ट एरियाज हैं, जैसे राजस्थान वाली, उसमें जो थार डेजर्ट है, वो वाला एरिया है। एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस इंक्लूड सेटलमेंट्स, रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्री। जो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस वाले लैंड है, वो ये सारे जो इन सब चीजों के लिए यूज किए जाते हैं। कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in land degradation. This in turn has serious repercussions on society and the environment. जब आप लैंड को कंटिन्यूसली यूज किए जा रहे हो, लेकिन अप्रोप्रिएट मेजर्स नहीं ले रहे हो उसको कंजर्व करने के लिए, मैनेज करने के लिए, तो क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। लैंड डिग्रेडेशन मतलब लैंड की क्वालिटी खराब हो जाती है, और इसका सोसाइटी पे और इन्वायरमेंट पे अच्छा खासा फर्क पड़ता है, इम्पैक्ट आता है। अब लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। We have shared our land with the past generations and will have to do so with the future generations too. 95% of our basic needs for food, shelter, and clothing are obtained from land. Human activities have not only brought about degradation but also have aggravated the pace of natural forces to cause damage to land. देखो, हमने अपना लैंड पास्ट जनरेशन से इनहेरिट किया है, हमें फ्यूचर जनरेशन को देना है, वो हमसे इनहेरिट करेंगे। देखो, 95% जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, फूड, शेल्टर और क्लोथिंग की, वो लैंड से पूरी होती हैं। फूड कहाँ हम उगाते हैं, लैंड पर। शेल्टर कहाँ बनाते हैं, लैंड पर। क्लोथिंग के लिए कॉटन वगैरह कहाँ से आती है, लैंड से। तो ह्यूमन एक्टिविटीज ने डिग्रेडेशन तो किया ही है, लैंड की क्वालिटी तो खराब की है, साथ में जो नेचुरल फोर्सेज होती हैं जो लैंड की एक्टिविटी खराब करती हैं, उनकी भी स्पीड बढ़ा दी है। Some human activities such as deforestation, overgrazing, mining and quarrying too have contributed significantly. ये जो human activities है, इनसे भी land degradation की जो मतलब कंट्रीब्यूशन है उनका लैंड डिग्रेडेशन में काफी ज्यादा है। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ काट देना, ओवरग्रेजिंग मतलब इतनी तो घास भी नहीं है जितना आप चराए चले जा रहे हो। Mining sites are abandoned after excavation work is complete, leaving deep scars and traces of overburdening. देखो, जब एक बार माइनिंग खत्म हो जाती है ना, तो उस लैंड को अबैंडन कर दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि आप बहुत नीचे तक उसे खोद चुके होते हो, तब आप उस लैंड को किसी चीज के लिए यूज नहीं कर सकते। अब जो स्टेट्स हैं जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, उड़ीसा, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हुआ है ड्यू टू माइनिंग, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। गुजरात, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र में ओवरग्रेजिंग एक बहुत बड़ा रीजन है लैंड डिग्रेडेशन का। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में ओवर इरिगेशन। देखो, पंजाब, हरियाणा एंड यूपी वाली जो स्टेट्स हैं, वहां पे बहुत सारा क्रॉप कल्टीवेशन होता है, यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तो यहाँ पे
इतना ज़्यादा कल्टीवेशन होता है और ऊपर से HYV सीड्स यूज़ किए जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो बहुत सारा पानी यूज़ करते हैं क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, तो उन वाले सीड्स को बहुत पानी चाहिए रहता है, तो इसकी वजह से ओवर इरिगेशन करना पड़ रहा है, बहुत सारा पानी उनको सप्लाई करना पड़ रहा है। तो ये रीज़न है लैंड डिग्रेडेशन का, क्योंकि वाटर लॉगिंग हो जाती है, कीचड़ बन जाता है, इतना पानी हो जाता है कि पानी जमा हो जाता है बहुत सारा, लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड एल्कनिटी इन द सॉइल। देखो ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है मैं ये बताती हूँ। देखो जैसे ये सॉइल है, ये लेयर है, ठीक है, यहाँ पे आपने क्रॉप्स ग्रो कर दी, ये क्रॉप्स, मान लीजिए ये क्रॉप्स है, ठीक है, आपने यहाँ पे पानी सप्लाई किया, या आप पानी सप्लाई कर रहे हो, तो पानी जो है आप यहाँ पे सप्लाई कर रहे हो ना जब, तो वो पानी क्या करेगा, वो इवेपोरेट भी हो जाएगा, और जो नीचे की जो सॉल्ट्स हैं जो सॉइल में प्रेजेंट थे वो सब ऊपर आ जाते हैं, तो इसीलिए सैलिनिटी जो सॉल्ट्स हैं और जो एल्कलिनिटी है वो बढ़ जाती है। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सोपस्टोन फॉर सेरेमिक इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर। और देखो जो मिनरल्स होते हैं वो हमें लैंड से ही मिलते हैं। अब सीमेंट इंडस्ट्री के लिए आपको लाइमस्टोन की ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी, पीसना पड़ेगा, ठीक है, कैल्साइट और सोपस्टोन सेरेमिक इंडस्ट्री में यूज होते हैं, तो इससे बहुत सारी डस्ट निकलती है जो एटमॉस्फेयर में जाती है। इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल डाउन ऑन द लैंड। अब जब वो लैंड पे सेटल डाउन हो गई ये वाली डस्ट, तो जो पानी बरसा वो उसको अंदर इन्फिल्ट्रेट नहीं होने देता सॉइल के अंदर, ठीक है, तो ग्राउंड वाटर में कमी आ जाती है। In recent years, industrial effluents as waste have become a major source of land and water pollution. अब आपने ये भी सुना होगा, पढ़ा होगा कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो जो अपना वेस्ट होती है वो कहाँ पे डंप कर देती हैं, या तो लैंड में डंप कर देती हैं या तो रिवर्स वगैरह में डंप कर देती हैं, तो ये भी लैंड एंड वाटर पोल्यूशन कॉज करता है, जो कि एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है पूरे देश में। देर आर मेनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अब ये सोल्यूशंस की बात करते हैं। पहला है अफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाओ। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन का सोल्यूशन अफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग का सोल्यूशन प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, प्लानिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट, शेल्टर बेल्ट्स प्लांट कर सकते हो, ठीक है, ओवरग्रेजिंग पे कंट्रोल कर सकते हो, सैंड ड्यून्स की स्टेबलाइजेशन पे काम कर सकते हो बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, जिससे क्या होता है लैंड डिग्रेडेशन को आप चेक कर सकते हो इन एरिड एरियाज। एरिड एरियाज मतलब सूखे रीजन में। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड्स, control of mining activities, proper discharge and disposal of industrial effluents and wastes after treatment can reduce land and water degradation in industrial and suburban areas। मतलब आप इंडस्ट्री से अगर कोई जो वेस्ट है वो आप डंप कर भी रहे हो, तो आप पहले उसको चेक करो, उसको प्रॉपरली आप साइंटिफिक तरीके से इस तरीके से ट्रीट करो कि उस वेस्ट के जितने भी ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि लैंड को या वाटर को पोल्यूट कर सकते हैं वो रिड्यूस हो जाए या वो हट जाए, उसके बाद आप उसको प्रॉपरली डिस्चार्ज करो।